अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ की। तो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको हम बता रहे हैं कि बिजली सस्ती हो चुकी है और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास मुल्क भर में बिजली की कीमतों से सताए पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया है। अब ₹45.05 फ़ी यूनिट वाली बिजली घरेलू सार्फिन को ₹34 फ़ी यूनिट में दस्तयाब होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों का ऐलान तमाम घरेलू सार्फिन के अलावा सनतों के लिए भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी नहीं आएगी, मुल्क की सनत, तिजारत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी माजी में जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ने के लिए आपका इतना हौसला तो होना चाहिए कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। तो मज़ीद क्या उन्होंने कहा, ये भी देख लेते हैं। 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत ₹48.70 थी, वो इस वक्त ₹45.05 पे है फ़ी यूनिट। तो उसमें आज मज़ीद ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत ₹7.59 की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। तो बिजली की कीमतों में एक वाज़ेह कमी हुई है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि बिजली की कीमतों में कमी हो और अच्छा खासा इसमें अब जो कमी हमें देखने को मिल रही है, तो इसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और सनतों को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? Thank you so much for having me. Definitely, जी, this is a very positive step और step in the right direction. मगर जैसे आपने सवाल किया कि जी इसमें हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें इस पूरा जो सिनेरियो उसको देखने की जरूरत है। यहाँ तो हमने ₹7 अपना टैरिफ रिड्यूस किया है, मगर अगर आप देखें तो हमारे जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है अभी भी ₹40 है और रीजनल बेसिस पे अगर हम इसको देखते हैं तो इंडिया में तकरीबन 20 से 23 रुपए है, बांग्लादेश में तकरीबन 26 रुपए है और नेपाल में तकरीबन 16 रुपए है। तो हमारा अभी भी टैरिफ जो है वो बाकी रीजनल कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज है वो अभी भी इस्टेब्लिश नहीं होती। सेकेंड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट हुई है, कल ही हुई है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स पे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है और ये बहुत हाई टैरिफ है और 29% का टैरिफ लगा दिया गया है। और इस टैरिफ की वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उस पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। सर, वो जो उसकी तो आपने ओवरऑल जैसे बात की, इकोनॉमी, उस पर इफेक्ट तो आएगा। ये कहिएगा सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी कर देने से ही मईशत बेहतर हो जाएगी? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ अगर किसी चीज़ में कमी की जाती है कीमतों में, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजाफा भी हो जाता है। तो आपको लगता है कि सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी कर देने से मईशत संभल जाएगी, बेहतरी आएगी और महंगाई में कमी होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखें कि हमारी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो है ऑयल एंड गैस की। ऑयल में अभी जो टैरिफ रिडक्शन हुई है, जो रेट्स रिड्यूस हुए हैं इंटरनेशनली, उसका इम्पैक्ट हमने अपने डोमेस्टिक साइड पे नहीं किया। अगर हम उसको इम्पैक्ट लेकर आते तो तकरीबन ₹13 फी लीटर हमारी प्राइस रिड्यूस होनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ से पैसे थोड़े से रिड्यूस किए, मगर वहाँ दूसरी साइड पे हमने रिड्यूस नहीं किए। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा इंडस्ट्रियल टैरिफ अभी भी ज्यादा है रीजनली, तो हम इसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो एक दूसरे को ये बेसिकली कट ऑफ कर देगा, तो हमारा इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन डॉक्टर साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इससे यकीनन तौर पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, और साथ में ये भी बता दीजिए क्या महंगाई पे कोई इसका असर पड़ेगा और इस कमी से कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे आ सकता है? देखिए जी, जो जो हमें डेफिनेटली जब भी आप ये टैरिफ रिड्यूस करते हैं जिसका डायरेक्ट कंज्यूमर पे इम्पैक्ट होता है, तो उससे फर्क तो थोड़ा सा पड़ता है। मगर आप ये देखें ना कि हम हमारी असल में पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है।
यहाँ हमने टैरिफ रिड्यूस किया, ऑयल एंड गैस का टैरिफ रिड्यूस नहीं किया जो करना चाहिए था। फिर उसके अलावा जो हमने अभी ये जो सोलर नेट मीटरिंग का की डिसीजन ली है, इससे जो आम कंज्यूमर जो स्पेशली मिडिल क्लास था जिसने सोलर लगाया हुआ है, उसका जी इम्पैक्ट फिर आपने नल एंड वॉइड कर दिया। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि जी आपकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है और इंटरनेशनल आपकी पोजीशन है, चूंकि अभी भी बहुत वीक है, और हम करने क्या जा रहे हैं कि हम तकरीबन अपना सर्कुलर डेट रिड्यूस करने के लिए तकरीबन 1250 अरब रुपए का कमर्शियल बोरोइंग करने जा रहे हैं, कि ताकि हम जी उसको हैंडल कर सकें। सही। और वो जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त एग्जिस्ट करता है, हमारा पॉलिसी रेट 12% पे है, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट जब स्प्रेड आता है बैंकों का 14-15% पे आप बोरो करेंगे, तो ठीक आपका जो नेट इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे वो इतना कोई पॉजिटिव नहीं होने जा रहा। इतना पॉजिटिव नहीं होने जा रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन एक बड़ा ऐलान तो किया गया है कि बिजली के बिल जो हैं उसमें कीमतों में कमी की गई है, आवाम को रिलीफ तो मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे थे, डिस्कशन भी हो रही थी कि अब ये कितनी लॉन्ग टर्म में चलता है डिसीजन या नहीं, और अगर शॉर्ट टर्म है तो उतना फ़ायदा शायद आवाम को नहीं हो एक सकता। खास बात ये इसमें ये हो सकती है क्योंकि अभी गर्मियाँ बिल्कुल स्टार्ट हुई हैं और लोगों के अब बिजली के बिल जो है वो कदरे कम आएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जून तक पॉसिबिलिटी है कि ये जो फैसला लिया गया है इसका इतलाक हो सके, लेकिन अप्रैल के बिल तो आ चुके हैं, और अप्रैल के अगर बिल आ चुके हैं तो ऑब्वियसली आवाम को या तो बोझ पड़ेगा या कम होगा, इसका तो आने वाले वक्तों में फैसला होगा। आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने 40 से ज़्यादा ममालिक पर लगाए नए टैक्स टैरिफ की बात की है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी मईशत में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन समेत 40 ममालिक पर भारी तिजारती महसूलात आयद करने का इतला किया गया है, जिससे आलमी मंडियों में इस्तराब फैल गया है। ट्रंप की जानिब से अमेरिका को दरामद की जाने वाली ज़्यादातर अशिया पर 10% टैरिफ आयद कर दिया, जिससे आलमी तिजारती जंग तेज़ और अफरात ज़र में इजाफा होगा। मुआशी तरक्की का अमल सुस्त रवि का शिकार होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 100 ममालिक पर नए टैरिफ के ऐलान को इक़्तिसादी यौम आज़ादी करार दे दिया है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में खिताब करते हुए अमरीकी सदर, ये नया टैरिफ कई ममालिक के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़ासतौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो यूरोप और अमरीका के साथ तिजारत पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान पर 29% महसूल लगाने से हतमी मुआशी बोझ कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तानी बरामदात को भी मुश्किलात का सामना होगा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन पर तिजारती रुकावटें लगेंगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी वहाँ मुतासर होंगी। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल्स, सर्जिकल, मेडिकल आलात, चावल और फूड्स और खेलों के सामान की जो सनत है वो मुतासर हो सकती है। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो चुका है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह अर्सला वर्सलेन का कहना है कि ट्रंप अपने कारोबारी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी इक़दामात की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका के इस अमल से पैदावार पर मनफी असरात आएंगे, जबकि चीन ने अपने मफादात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई का भी ऐलान किया है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स दबाव का शिकार हो चुकी हैं। अमरीकी फैसले के बायस मुआशी गैर यकीनी बढ़ रही है और ये रुझान आलमी तिजारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल ये है कि ट्रंप के इस फैसले से आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या ये तिजारती महसूलात महंगाई को मज़ीद बढ़ा सकते हैं? ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? क्या ये इक़दाम आलमी तिजारती जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है? क्या तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोई मुतबादल तिजारती रास्ते मौजूद हैं? क्या यूरोपीय यूनियन और दीगर मुतासरा ममालिक इस फैसले के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? और क्या आलमी मंडी में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर मुतवक्के इजाफा हो सकता है? इसी पर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मईशत डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने। सुलैरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया टैरिफ जो आयद कर दिया है, क्या इसको अब हम आलमी सतह पर आलमी मईशत के हवाले से एक मुआशी जंग कह सकते हैं? दरअसल ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई भी नहीं जीतेगा। ये एक लूज लूज सिचुएशन है। जो जिन ममालिक पे टैरिफ आयद हुआ है उनकी तो एक्सपोर्ट महंगी होगी, लेकिन ये अमेरिकन कंज्यूमर के साथ एक बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि अमेरिकन कंज्यूमर इससे बहुत मुतासर होंगे। अमेरिकी सार्फिन जाहिर है कि उनको हर चीज़ जो है महंगी मिलेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पाकिस्तानी सार्फिन को गाड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं, चूँकि गाड़ियों पर टैरिफ जो है वो ज़्यादा है। दूसरी इसमें
जिन ममालिक में ये कैपेसिटी है कि वो अमेरिका पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकें, जवाबी टैरिफ लगा सकें, जैसे यूरोपियन यूनियन या चाइना, तो अगेन वो अमेरिकी जो मसनूआत है उन पर तो वो ड्यूटीज लगा लेंगे, लेकिन वो अपने कंज्यूमर जो हैं उनके लिए चीज़ें महंगी कर रहे होंगे। पाकिस्तान तो शायद उस कैटेगरी में नहीं आता कि हम अमेरिका पे कोई जवाबी ड्यूटी लेकिन लगाएं। आबिद साहब हमारी कहा तो ये जा रहा है 26 या 27% जो है वो टैरिफ लगाया जाएगा, तो इस पर पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, इंडस्ट्री पर क्या असरात होंगे और क्या आगे मुश्किलात आ सकती हैं? मजीद पाकिस्तान में भी महंगाई का खदशा है? ये है जो पाकिस्तान पे जो ड्यूटीज आयद होंगी, तो पाकिस्तान पे तो इससे महंगाई का खदशा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका से जो इम्पोर्ट करता है उस पर उस तरह का टैरिफ नहीं लगा पाएगा जवाबी। लेकिन पाकिस्तानी टेक्सटाइल जो है वो जाहिर है कि वो हमारा एक मेजर एक्सपोर्ट है, और उस पर अगर 29% ड्यूटी लगती है अमेरिका में, तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए वो कम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि जो हमारे पीयर कंट्रीज हैं, मसलन बांग्लादेश पे 37% ड्यूटी लगी है, श्रीलंका पे 44% है, इसी तरह से कंबोडिया, वियतनाम जो कि टेक्सटाइल के मेजर एक्सपोर्टर हैं उन पे भी इसी तरह से ड्यूटीज लगी हैं। तो पाकिस्तान अगर थोड़ी सी अपनी कम्पिटिटिवनेस बेहतर बना सके तो पाकिस्तान इनकी जो जगह है वो ले पाएगा, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की, श्रीलंका की एक्सपोर्ट की या वियतनाम कंबोडिया की एक्सपोर्ट की। तो ये देखना होगा कि हम कितने तैयार हैं इस वैक्यूम को फिल करने के लिए। बट ओवरऑल ये एक ऐसी जंग है जिसमें कि सभी का नुकसान है। तो आबिद साहब, अमेरिका को इटसेल्फ आप क्या देखते हैं कि उसको क्या इससे फायदा हो सकता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका का खुद भी इतना फायदा नहीं है जिस तरह की ये जंग शुरू हो चुकी है, तो आपको लगता है कि इसके दूरअंदेश असरात जो हैं वो मनफी हो सकते हैं? अमरीकी सार्फिन को इसका कतई तौर पर कोई फायदा नहीं है। ट्रंप की अपनी एक फिलॉसफी है, वो ये कहते हैं कि जी वो जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके बदले में वो अमेरिका में टैक्सेस की छूट दे रहे होंगे। लेकिन ये जो ट्रेड की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इसका मतलब यही होता है कि हर मुल्क को जरूरी नहीं कि हर चीज़ खुद से तैयार करे। अगर कोई और मुल्क ज़्यादा बेहतर तैयार कर सकता है तो वो उससे मंगवा ले, अगर उससे सस्ता मंगवा सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं और जो ट्रेड थ्योरीज हैं, ट्रंप उन सबको जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स काम कर रहे हैं। अच्छा और डॉक्टर साहब, ट्रंप पे ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जो उन्होंने 100 ममालिक पे जो टैरिफ आयद किया है, तो उसका मकसद ये है कि अपने जो अमीर तरीन दोस्त हैं या पार्टनर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, और ख़ास तौर पर इसका इम्पैक्ट ये भी बताएगा जो तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, उनको अब कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी आगे। हमें अगर एक तो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब तो तमाम दुनिया जो है वो देख रही होगी कि अमेरिका के अलावा और कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकती है, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि हम बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वियतनाम और कंबोडिया से, जो कि टेक्सटाइल के बहुत मेजर एक्सपोर्टर हैं, उनसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि उन पर ड्यूटीज हमसे ज़्यादा लग गई हैं कि हम अमेरिका की मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकें। अपने यहाँ हम कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कैसे हम कम कर सकते हैं। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं जो कि पूरी दुनिया इसके बारे में सोच रही होगी और इस पर काम कर रही होगी। तो आलमी मईशत पर सर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? आलमी कसाद बाजारी का खदशा कहीं मौजूद है? क्योंकि हमें पता है कि जो अमेरिका है वो एक ओपिनियन लीडर है, तो जो स्टेप अमेरिका लेता है दीगर ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक भी उसको फॉलो कर लेते हैं और पूरी इकॉनमी जो है वो उससे सफ़र करेगी आपके ख्याल में? कसाद बाजारी तो शायद ना हो, लेकिन अमेरिका में ज़रूर कसाद बाजारी भी आएगी और वहाँ पे इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो एवरेज टैरिफ अभी तक थे, ड्यूटी थी वो 2.2% थी, अब वो एकदम से एवरेज ड्यूटी 24% होगी। यानी आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो एवरेज औसत टैरिफ है वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अमेरिका में इससे महंगाई भी डबल हो जाएगी और इससे अमेरिका में रिसेशन भी आएगा। सर, आखिर में जाते जाते बस ये बता दीजिएगा कि इसमें जो दीगर ममालिक हैं वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं अगेंस्ट? जो चाइना है, चाइना इस पे जवाबी ड्यूटीज लगा देगा, यूरोपियन यूनियन इस पे जवाबी ड्यूटीज लगाएगी, जापान ड्यूटीज लगा देगा अमेरिका पे, कनाडा ड्यूटीज लगा देगा। जो बड़ी मुआशतें हैं वो तो ड्यूटीज लगा देंगी, बाकी जो मुआशतें हैं जाहिर है कि वो इसको अपनी कम्पिटिटिवनेस बढ़ा के कोशिश करेंगी कि वो अमेरिका के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात जो है वो बेहतर बना सकें। यानी पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो अमेरिका पे कोई ड्यूटीज नहीं लगा सकता है। हमारा जो था $5.5 अरब की हमारी ट्रेड
एक्सपोर्ट है अमेरिका को टेक्सटाइल की, और सिर्फ $2.25 अरब के करीब हम टोटल इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। तो हमारी ड्यूटीज का तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमारी जो बड़े तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि बहुत ही एडवेंचरस भी हैं जी, और उन्होंने पहले रोज़ ही ये कह दिया था कि वो 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे, और उन्होंने कर भी दिए, और एक मजीद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिया और मजीद टैरिफ जो है वो आयद कर दिया गया है। और इससे पहले भी जो उनका टेन्योर था उसमें भी वो ऐसी हरकत कर चुके हैं बहरहाल, लेकिन उसका फ़ायदा अमरीकी अवाम को नहीं हो पाया था। देखते हैं इसका आलमी मईशत पर क्या असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आप कुछ बात कर लेते हैं दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे की। पाकिस्तान में ज़राअत को मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मुल्क की ज़रई पैदावार में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब और सिंध। मुल्क की ज़राअत का दारोमदार दरिया सिंध के पानियों पर है, और ऐसे में दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने का मंसूबा तनाज़े का शिकार है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चारों सूबों में 48 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इन बंजर ज़मीनों को सैराब करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का फैसला किया है। बज़ाहिर ये एक शानदार मंसूबा है, मगर सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की क़यादत और अपोजिशन नहरें निकालने के इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि ये लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग को फ़रोग़ देने के किसानों का कत्ल करने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहां का पानी काट के कौन सी नहर बंद करके बीआरबी कर रहे हैं, कौन सी नहर बंद कर रहे हैं। आप जहां का पानी काटेंगे वहां पे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। आप मंडी बहाउद्दीन का काटेंगे, वहां सियालकोट का काटेंगे, शेखुपुरे का काटेंगे, रहीम यारखा का काटेंगे, जहां से आप काटेंगे। आप कारपोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए आप छोटे जिम्मेदारों का, छोटे किसानों का कत्ल करने लगे। सदर पाकिस्तान मंजूरी दे ही नहीं सकता, ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार। और ऐसे में रद्द-ए-अमल की भी बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया, और उन्होंने कहा कि जी नहरों पर सियासत सिंध का काम है, और पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। मजीद कहा, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। आप पंजाब में रहकर पंजाब के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। और अज़मा बुखारी ने जी रद्द-ए-अमल में तनकीद की है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। चौधरी मंजूर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये मामला है क्या, मंसूबे अगर इतना बेहतर है तो मंसूबे पर काम क्यों नहीं हो रहा, और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, एक बड़ी बुनियादी चीज है इस पे, अगर आप इसको गौर करें, पाकिस्तान का जो सिस्टम है पानी का, उस सिस्टम में कमी आ रही है। हमारा 1991 में जो इरसा का मुआहदा हुआ था, जिसको आज सभी अभी तक तो मान ही रहे हैं, उसमें 114 मिलियन एकड़ फीट पानी था, MAF जिसको कहते हैं जी। फिर वो कम होकर 105 हो गया 2005 के करीब, और इस वक्त वो कोई 94-95 पे है। यानी 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसकी ऑलरेडी कमी आ गई। अब अगर कमी आ गई है तो वो 20 मिलियन एकड़ फीट सारे सूबों को तकसीम होना है जो पानी कम है। इसका मतलब सिस्टम में पानी कम हो गया है, और अगर सिस्टम में पानी कम है तो आप जो आबाद जमीनें हैं, जो छोटे किसान जिन जमीनों से पानी लगा रहे हैं, आपने अगर कोई नई नहर बनानी है तो पानी तो जो वहां पे मौजूद है वहां का 20% पानी कम हो गया, आप कहाँ से देंगे? ये मैंने आज सवाल किया है, जिसपे इतनी तकलीफ हुई है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप ये बता दें आप कौन सी नहर बंद करके ये चोलस्तान की नहर को पानी देंगे। अगर कहीं से आपने काटना है ना, फ्लड तो 3 महीने के लिए होता है, और 3 महीने के बाद आप क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? क्या 9 महीने वहां पे कोई ज़राअत नहीं होगी? मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि 3 महीने की कौन सी फसल होती है, कोई फसल नहीं होती। तो जो अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे तो बुनियादी तौर पर मेरे नजदीक, मैंने तो आज पंजाब का मुकदमा रखा है कि मेरे नजदीक ये सिंध से ज्यादा पंजाब का बड़ा हिस्सा। क्या पंजाब का कौन सा पानी काट कर आप बताएं किस नहर को बंद करेंगे और ये चोलस्तान की नहर में देंगे? दूसरी बुनियादी बात, आपने चोलस्तान से नहर को ऊपर से बनाना शुरू कर दिया। मैंने क्लियर रिवर्सल मिलेंगे, ये हुआ नहीं। जहाँ से आपने निकालते हैं, जिस बैरेज से, बैराज से, वहां से शुरू करते हैं, जिस डैम से निकालते हैं वहां से आप नीचे की तरफ करते हैं।
तीसरी बात यह है कि आप वहाँ पे कहते हैं कि हम स्प्रिंकल ड्रिप इरिगेशन करेंगे, वो नहर से पानी से हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सिल्ट होती है, वो बंद हो जाता है। फिर वहाँ पे कहते हैं हम पॉन्ड्स बनाएंगे, बड़े बड़े पानी को खड़ा करेंगे, डीसिल्ट करेंगे, कर रखेंगे, इससे डीसिल्टिंग होगी, ऊपर खाई जम जाएगी और फिर हो सकेगी। तो आप एक ऐसा मंसूबा जो डिस्प्यूटेड पहले दिन से डिस्प्यूटेड है, आप वहाँ पे आप 2 सूबों में पहले आग लगी हुई है, आपने तीसरे सूबे में एक ऐसे इशू पे आग लगा दी है जिसका अभी वजूद नहीं है। तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो पानी है उसका फैसला इर्सा एक्ट के अंदर लिखा है कि अगर यहाँ पे कोई इख्तलाफ आएगा तो आप मुश्तरका मुफादात की कौंसिल को CCI बनाएंगे। 1 साल हो गया, आप बना नहीं रहे, जबकि आइन कहता है कि आप 3 महीने के बाद CCI बुलाएंगे। तो ये क्यों ये आप ऐसा कर रहे हैं? आप मसाइल को हल करने के बजाय पहले पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, ऊपर से आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। ये कोई आप कौन सा है कि आप ये समझा रहे हैं कि आप जो आबाद जमीनें हैं उसको बंजर करके और आप जो बेआबाद जमीनें पता नहीं उन्होंने आबाद होना भी है कि नहीं होना, वहां पे आप पानी काट कर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ या कहाँ की हिकमत अमली या कहाँ की अकलमंदी? तो ये हमारा पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, आपने वक्त दिया सुनो न्यूज़ को और काफ़ी अहम पॉइंट्स उन्होंने उठाए। खासतौर पर अगर ये पानी का कॉन्फ्लिक्ट है तो इरसा में ये मामला तय होना है, वहाँ पर वो फोरम मौजूद है। इसके साथ साथ CCI के इजलास की उन्होंने बात की कि वो जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन 1 साल से उसका इजलास भी नहीं हो पाया। तो बहरहाल कोशिश भी होनी चाहिए, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल बैठे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है तो इसको बातचीत से मामले को हल किया जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरी कार्ड होल्डर्स की। तो मुल्क छोड़ने की डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। 31 मार्च 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,85,902 हो गई है। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी थी, जिस पर अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम निगरान हुकूमत ने इस्लामाबाद से मुतालबा किया था पाकिस्तान से अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का अमल शुरू न किया जाए। इसी पर बात करेंगे। लंडी कोतल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी। हिजरत, बताइएगा ये वापसी का अमल जो है वो कहाँ तक पहुँचा अब तक? जी बिल्कुल, मुल्क भर में मुकीम गैर कानूनी तौर पर और अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर अफ़गान पनागज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है। यहाँ पर मैं कैंप के बाहर मौजूद हूँ लंडी कोतल में। उनके लिए अफ़गान ट्रांसिट कैंप का क़याम अमल में लाया गया है। यहाँ पर मुल्क भर से डिपोर्ट होने वाले अफ़गान पनागज़ीन आ रहे हैं और उनकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाती है। इसके अलावा उनके लिए यहाँ पर कैंप में तमाम तर सहूलियात भी फराहम किए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर उनके लिए नादरा वैन जो है वो अभी लगाए गए हैं और साथ ही FIA और इमिग्रेशन की जो टीमें हैं वो भी आ चुकी है और उनकी वतन वापसी के लिए तमाम तर कानूनी कार्रवाई के बाद उनको डिपोर्ट होना शुरू हो चुका है। अफ़गान पनागज़ीन जो है वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं और वो रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सख्त इंतज़ामात किए गए हैं सिक्योरिटी के भी और उनको हिदायत दी जा रही है कि उनके साथ जो है खुशअस्लूबी से तमाम तर मामले को जो है निपटा जाए। जी सही, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मामले को निपटाने के लिए भरपूर इकदाम भी किए जा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए। सर कहिएगा, अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, इसके बावजूद भी अगर गैर कानूनी जो मुकीम है अफगान बाशिंदे, उनका सुराग कैसे लगाया जा सकता है, कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है और क्या कार्रवाई की जा सकती है कि इनका मुकम्मल तौर पर जो है इनखला किया जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट रीजन्स की, खासतौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इनको जरा एक्टिवेट होना पड़ेगा, बलूचिस्तान में भी ऑफ कोर्स। तो ये एक पूरा एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी वर्कआउट की हुई है जी। गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी वर्कआउट की हुई है। ऑफ कोर्स ये बहुत अरसे से यहाँ पर रह रहे थे, ओवर 3.7 मिलियन हमने इनको होस्ट किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो पिछले मतलब पाकिस्तान ने तो प्लान लास्ट ईयर से कर लिया था और काफी चीजें हो रही थी जब निगरान हुकूमत का यहाँ पे सेटअप था कि जी अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजा जाएगा 1 साल पहले, और इसके ऊपर काफी अमल दरामद भी हुआ था। लेकिन उसके बाद ये फिर थोड़ा सा पेस जो है इसका स्लो हो गया था। एक जो ड्राइव थी उसमें उतनी इफेक्टिवनेस नहीं नजर आई थी।
बट एनीवेज अभी जो पाकिस्तान विक्टिम हुआ है टेररिज्म का, खासतौर पर जो सिक्योरिटी के हालात पैदा हुए हैं, और हम देख रहे हैं, आपने फिगर्स भी देखे होंगे कि हाई परसेंटेज ऑफ अफगान जो सिटीजन्स हैं वो नजर आई है हमारे जो सुसाइड बॉम्बिंग है जो उसके बीच में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक आध इंसिडेंट ऐसा भी है जहाँ पे अफगानिस्तान के एक जो डिप्टी गवर्नर हैं उनका बेटा भी एक सुसाइडल एक टेररिस्ट एक्टिविटी में यहाँ पर मारा गया। तो कहने का मकसद ये कि ऑल अक्रॉस अफगानिस्तान के लोग भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट कर, ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन हुई है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हुकूमत को जो रिस्पांस नहीं मिला अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से, वो तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मामलात थे जी उनके साथ, पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और दोनों का जो स्टेबिलिटी है एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है जी। एक स्टेबल अफगानिस्तान स्टेबल पाकिस्तान की गारंटी है और स्टेबल पाकिस्तान स्टेबल अफगानिस्तान और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाले अफगानिस्तान की गारंटी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये फितना अल खवारिज को प्रायोरिटी दी है अफगान अबूरी हुकूमत ने, और इन लोगों ने टीटीपी ने अब चूंकि अफगान बाशिंदों को भी साथ मिला लिया है, उनको भी यूज करते हैं, अफगान तालिबान को भी यूज करते हैं और एक प्रॉक्सी के एक क्लाइंट के तौर पे इंडिया के हाथों ये खेल रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर। तो इस सिक्योरिटी सिचुएशन ने ये जो माइग्रेशन है इसको बड़ा सीरियस चैलेंज पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुआ है। अच्छा जनरल साहब, जो अफगान अबूरी हुकूमत है उन्होंने इस्लामाबाद से ये रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है कि इस अमल को भी शुरू ना किया जाए, इससे तय पा जाएगा और ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी और ख़ास तौर पर अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो इन तमाम लोगों को जो कि बहुत लाखों की तादाद में है उनको होस्ट कर पाएगा। देखिए वो होस्ट करना ना करना, अभी अफगानिस्तान में वहां पे अभी 2021 से एक हुकूमत कायम हो चुकी है। अब जो भी डिफेक्टो हुकूमत है चाहे वो लेजिटिमेट है नहीं है, अमेरिका ने एक मुआहदा किया, ये सिर्फ पाकिस्तान, ठीक है हम नेबर जरूर है, हमने बहुत कुर्बानियां भी दी हैं बहुत कुछ, लेकिन ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्होंने मुआहदा किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपना और अपने नेटो अलाइज और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां मुआहदों में बहुत सारी चीजें की और एक हैपेजेट यहाँ से एक वीक अनकम्प्रिहेंसिव विड्रॉल करके गए हैं, अपने नेटो कोडेड वेपन्स यहाँ पे $7 अरब के छोड़ के गए हैं, तो उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए ना अब ह्यूमन राइट्स की आपको आवाजें आएंगी पाकिस्तान के इन तालिबान या जो अफगानी जा रहे हैं, इट्स पहली बात यह कि अफसोसनाक मकाम है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है, दिस नो अदर ऑप्शन, या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब ह्यूज नंबर ने जाना था अमेरिका में जिनको उन्होंने सेटल करना था, उनको तो वो सेटल नहीं कर रहे, और वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत से अफगान लोगों को लेना था जिनसे प्रॉमिस किए हुए थे, उनमें से बहुत सारे तो अभी तक पाकिस्तान में इंतजार कर रहे थे हमें वेस्टर्न कंट्रीज में जाना है, असाइलम की दरखास्तें गई हैं, नोबडी इज टेकिंग देम। अभी आप अमेरिका में देख लें, वहां पे डिपोर्टेशन हो रही है, किसी ने कितनी कोई ह्यूमन ट्राई या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो कहने का मकसद ये अभी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में फैसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, देयर इज नो अदर बॉडी। तालिबान हुकूमत को बहुत चांस दिया गया, लेकिन तालिबान हुकूमत देखें क्लेम तो यही करती है कि हमारी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करे, टेररिज्म अंदर, तो पाकिस्तान अब अपने अंदरूनी मामलात ठीक कर रहा है, अपने हालात को ठीक कर रहा है, और उसका एक ये भी है कि जो अफगान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो कुछ और बताते हैं कि पाकिस्तान में हालिया या कुछ अरसे पहले तक जितने भी हमले हुए हैं उसके ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल ये प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, अभी तक 8,85,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं, डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी हुई है और मज़ीद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिलहाल हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कराची में जिला मशरकी पुलिस ने जाली पुलिस एहलकारों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर लोगों के घरों में दाखिल होकर डकैती और अगवा की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। जाली पुलिस एहलकार निजी डिजिटल साइट का डेटा चोरी करके कस्टमर्स को डिलीवरी की वसूली कराने के लिए राबता करते थे। और पुलिस ने जाए वारदात से मौसूल होने वाली फुटेज की मदद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और LED और चीनी हुई घड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं। और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से पुलिस यूनिफॉर्म, सिम्स और 20 अदद बैग्स भी बरामद किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, ये क्या मामला है और किस तरह से इन लोगों को फिर हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस है, गुलशन इकबाल थाना है, इन्होंने कार्रवाई की है। ये
अब मसला ये है कि ये एक ऐप है जिसका डाटा ये वहाँ से लोगों का निकालते थे, और ये दो मुलजिमान हैं इसमें, बिलावल खिलजी और सैयद वकास हुसैन, जो गिरफ्तार हुए हैं। और ये उसके बाद उनसे रब्ता करते थे किसी भी बहाने से, और उनके घर पहुंच जाते थे, और वहां से फिर इनको ये पुलिस यूनिफॉर्म पहन के पहुंचते थे। और हमारी एक दो मुद्दई जो हैं जिनके साथ वाकया हुआ, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये पुलिस यूनिफॉर्म में आए और आके उन्होंने घर में दाखिल होते ही हथकड़ी लगा दी इनको, और उसके बाद इनके घर की तलाशी ली, घर से सारा सामान जो था वो समेटा, और उसके बाद इनको अपनी गाड़ी में ये लेके चले जाते थे। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जिसको कहा जाता है ये। उसके बाद तो इनको आसिफ, घुमाते थे पुलिस का क्या शहर में। बताना है? क्या ये कोई नेटवर्क है? कब से मुतहर्रिक है और अब तक कितनी वारदातें कर चुका है? कोई इससे पहले भी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं? जी बिल्कुल, ये जो FIRs हैं ये भी गुज़िश्ता साल की FIRs हैं। SHO हैं गुलशन इकबाल के, नहीं इनसे भी बात हुई थी हमारी। इनका ये कहना है कि जिस गाड़ी में ये लेके जाते थे उस पर भी जाली नंबर प्लेट लगी हुई है, और ये काफ़ी अरसे से ये वारदातें कर रहे थे। और इसके अलावा जब इनको CCTV फुटेजेस मिली हैं, तमाम पुरानी जो CCTV थी उन पर इन्होंने जायज़ा लिया है, उसके मुलजिमान को शनाख्त किया था, उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया। और इनके कब्जे से पुलिस की यूनिफॉर्म्स हैं, पुलिस की कैप्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बैग्स मिले हैं जिसमें मुतासिरा शख्स अफराद जो हैं उसमें इनका पुलिस का ये कहना है कि सिविल एविएशन के अफसरान हैं, एक सहाफ़ी भी इसमें इनसे मुतासिर हुए हैं, और पुलिस के भी कुछ लोग हैं जो इन मुलजिमान से जो है मुतासिर हो चुके हैं, उनसे लुट चुके हैं, और अपने पैसे काफ़ी जो इनसे जो है उन्होंने लूटे हैं। और इनको जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की जो वारदातें ये करते थे उसमें लोगों को घरों से लेकर गाड़ियों में घूमते थे और उनसे डरा धमका के और ATM के जरिए जाली पुलिस एहलकार बन के ये वारदातें करते थे और फिर इन्हें हिरासत में ले लिया गया, और काफ़ी वारदातें कर चुके हैं और जो की रिपोर्ट भी हुई है, कार्रवाई भी की जा रही है। और निहायत ही हैरानकुन बात है कि कब से ये एक गिरोह कह लें या नेटवर्क कह लें जो मुतहरिक है और पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर इस तरह की वारदातें कर रहा है। खैर बिलआखिर ये गिरफ्त में आ चुका है और आगे कार्रवाई बढ़ रही है। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।